नमस्कार। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम्स की। देखिए, एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स इज ए बायोकैटालिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, या इन्हें हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए, उत्प्रेरक का क्या मीनिंग होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसे उसकी स्पीड को बढ़ा देना, उसे बूस्ट करना उत्प्रेरक कहलाते हैं। और यदि वो जीवित कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं उत्प्रेरक, तो उन्हें हम बायोकैटालिस्ट या जैव उत्प्रेरक की संज्ञा देते हैं। इनके मुख्य लक्षण क्या है? ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही संश्लेषित होते हैं। ठीक है, जो उत्प्रेरक है, एंजाइम्स होते हैं, बायोकैटालिस्ट है, ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही संश्लेषित होते हैं। ये जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? जो भी सेल के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उन क्रियाओं की दर को या रेट ऑफ रिएक्शन होती है, उन रिएक्शन की स्पीड को एंजाइम्स है वो बढ़ा देते हैं। ये अभिक्रिया में एंजाइम स्वयं उपयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि कोई भी रिएक्शन होती है जिसमें एंजाइम एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम आते हैं, ये स्वयं है वो उपयुक्त या उपभोग या कंज्यूम नहीं होते हैं। रिएक्शन में स्वयं भाग नहीं लेते हैं, केवल एज ए मीडिएटर के रूप में कार्य करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम क्या करते हैं? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उसमें स्वयं रिएक्शन में शामिल नहीं होते हैं, केवल एज ए मीडिएटर के रूप में रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया की साम्यावस्था को भी परिवर्तित नहीं करते हैं। एंजाइम्स है वो अभिक्रिया की साम्यावस्था को भी परिवर्तित नहीं करते हैं, केवल उसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये एंजाइम्स के बारे में 3-4 बेसिक पॉइंट है। क्या है कि ये जीवित कोशिकाओं में ही संश्लेषित होते हैं एंजाइम, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का कार्य करते हैं, स्वयं केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, एंजाइम जब रिएक्शन स्टार्ट होती है और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो एंजाइम की जो मात्रा होती है वो उसी रूप में बनी रहती है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये केमिकल रिएक्शन में खुद शामिल नहीं होते हैं, और ये रिएक्शन की साम्यावस्था को भी परिवर्तित नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंजाइम के इतिहास की, किस तरह से एंजाइम्स का नाम रखा गया और इसके बारे में क्या डिटेल है। देखिए, एंजाइम जो शब्द है 1878 में कोहने नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यूज़ किया था, उपयोग में लिया था। इन्होंने जो एंजाइम शब्द काम में लिया था, इससे पहले 1835 में बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने जो बायोकैटालिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक के बारे में कुछ बताया था कि इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एज ए कैटालिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। कोहने ने जो 1878 में एंजाइम वर्ड यूज किया था, वो था कि लुई पास्चर ने 1850 में फर्मेंटेशन रिएक्शन की खोज की थी, कि जो यीस्ट कोशिकाएं होती है वो शर्करा का फर्मेंटेशन करते हैं और अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने उस फर्मेंटेशन रिएक्शन के लिए केमिकल की खोज की थी, देखा था। उन्होंने बताया कि ये कोई फर्मेंट नाम का मॉलिक्यूल होता है, सोल्यूबल फर्मेंट होता है यीस्ट कोशिकाओं में, जो फर्मेंटेशन रिएक्शन को बूस्ट करते हैं। तो कोहने ने इसी फर्मेंट मॉलिक्यूल को एंजाइम शब्द दिया था। जाइम का मीन्स होता है यीस्ट कोशिकाएं। ठीक है, इन्होंने जो एंजाइम वर्ड यूज किया है, इसमें जो जाइम है इसका मीनिंग होता है यीस्ट कोशिकाएं, और एन का मतलब होता है इन। तो यीस्ट कोशिकाओं के अंदर जो फर्मेंट मॉलिक्यूल्स था, उसे उन्होंने एंजाइम के रूप में नाम दिया। उसके बाद में 1897 में बुकनर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन्हीं यीस्ट कोशिकाओं से जो एंजाइम था, जाइमेज एंजाइम, जो फर्मेंटेशन रिएक्शन
करने का कार्य करता है उसे उन्होंने पृथक किया और कोशिका के बाहर शर्करा का किण्वन या फर्मेंटेशन रिएक्शन करवाने में सफलता प्राप्त की थी बुकनर ने 1897 में। उसके बाद में 1926 में सोमनर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले यूरिएज एंजाइम को पृथक किया और उसे क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम सोमनर नामक वैज्ञानिक ने यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टल रूप में आइसोलेट किया था। इन्होंने ही बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, अर्थात जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो एंजाइम के क्षेत्र में ये सबसे पहले किए जाने वाले कार्य थे। उसके बाद में तो आज हम देखते हैं कई डिस्कवरी हो चुकी है इस क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं एंजाइम की संरचना के बारे में। देखिए, एंजाइम की जो संरचना है रासायनिक संगठन के आधार पर एंजाइम्स है वो दो प्रकार के होते हैं। हमने ये देखा कि जो एंजाइम्स है मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। हालांकि कुछ एक एंजाइम्स है जो आरएनए मॉलिक्यूल्स के भी बने होते हैं जिन्हें राइबोजाइम कहते हैं, जो 1980 में डिस्कवर हुए थे। उससे पहले यही माना जाता था कि सारे एंजाइम्स है वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक संगठन के आधार पर जो एंजाइम्स है वो दो प्रकार के होते हैं। एक है सिंपल प्रोटीन या सरल प्रोटीन, ठीक है, और दूसरे टाइप के होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या संयुग्मित एंजाइम्स। सॉरी, इसमें सिंपल एंजाइम्स लिखना है, ये वर्ड है, इसकी जगह आपको एंजाइम पढ़ना है। सिंपल एंजाइम्स और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। तो जो सरल एंजाइम्स होते हैं वो केवल प्रोटीन अणुओं के ही बने होते हैं। ठीक है, जबकि कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित एंजाइम्स है, ये एंजाइम शब्द है, संयुग्मित एंजाइम्स है वो प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं उनकी कंप्लीट यूनिट को हम होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, होलो एंजाइम क्या है? प्रोटीन और नॉन प्रोटीन सब यूनिट मिलकर होलो एंजाइम का निर्माण करती है। ठीक है, इस होलो एंजाइम सब यूनिट में जो प्रोटीन भाग होता है उसे एपो एंजाइम कहा जाता है, जबकि जो नॉन प्रोटीन भाग है उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो होलो एंजाइम सब यूनिट है वो दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक बड़ी यूनिट जो मुख्यतः प्रोटीन की बनी होती है उसे एपो एंजाइम कहते हैं, जबकि एक छोटी सब यूनिट जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट की बनी होती है उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं उन्हें कोफैक्टर कहते हैं, ऑर्गेनिक आयन को हम कोएंजाइम भी कह सकते हैं। इसमें जो इनऑर्गेनिक आयंस है उसमें हम देखते हैं कॉपर है, आयरन है, जिंक है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, मोलिब्डेनम है। ये मॉलिक्यूल्स है वो एज ए कोफैक्टर के रूप में प्रोटीन के साथ में जुड़कर एंजाइम का निर्माण करते हैं। जैसे कॉपर और आयरन है मुख्यतः हम देखते हैं साइटोक्रोम में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है उनमें इन्वॉल्व होते हैं। जिंक है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के साथ में एज ए कोफैक्टर के रूप में काम आता है। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोएंजाइम्स होते हैं वो मुख्यतः विटामिन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? और इनमें भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो मुख्यतः ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रूप में प्रोटीन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे विटामिन B1 है, थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, निकोटिनिक एसिड है, पेंटोथेनिक एसिड है। ये सारे क्या है? एज ए कोएंजाइम के रूप में काम आते हैं और प्रोटीन के साथ में मिलकर ये एंजाइम का निर्माण करते हैं, एंजाइम की रिएक्शन में शामिल होते हैं। इनमें जो थायमिन है वो थायमिन पायरोफॉस्फेट के रूप में यूज होता है, जो हम देखते हैं पायरुविक ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो पायरुविक एसिड बनता है उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए के निर्माण में
ये काम आता है। राइबोफ्लेविन है वो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD या FMN के रूप में काम आता है, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में होता है। निकोटिनिक एसिड है NAD या NADP में यूज होता है। पेंटोथेनिक एसिड है वो कोएंजाइम A के रूप में जाना जाता है, जो एसाइल ग्रुप कैरियर के रूप में शामिल होता है। तो इस तरह से ये जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन है वो सारे एज मुख्यतः कोएंजाइम के रूप में काम आते हैं। देखिए एंजाइम की यदि हम 3 डायमेंशनल संरचना की बात करें तो एंजाइम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें सबस्ट्रेट है उसके साथ में उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, और उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में बदलता है उसकी स्पीड को बढ़ाने का कार्य एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल यदि हम एंजाइम्स की संरचना की बात करें तो एंजाइम्स एक ग्लोबुलर संरचना के रूप में पाए जाते हैं 3 डायमेंशनली, और मुख्यतः इसमें इस तरह से ग्लोबुलर जैसे संरचना होती है उसमें एक एक्टिव स्थल होता है। ठीक है, उसमें क्या है, ये क्या है, एक्टिव साइट है ये। इस एक्टिव साइट पर जो सबस्ट्रेट होता है वो आके जुड़ता है। जैसे ये सबस्ट्रेट है ये इस एक्टिव साइट पे आके जुड़ता है और बाद में ये एंजाइम रिएक्शन करके इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से एंजाइम की संरचना होती है। कुछ एंजाइम होते हैं उनमें एक्टिव साइट के अलावा एक और स्थल होता है, जैसे यहाँ पे कुछ एक और साइट होती है जिसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। ठीक है, जो एंजाइम रेगुलेशन में हम इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एंजाइम की जो 3 डायमेंशनल संरचना ग्लोबुलर शेप में इनकी संरचना होती है, जिसमें मुख्यतः एक एक्टिव साइट होती है। ये एक या अनेक एक्टिव साइट भी हो सकती है। जिस तरह से एंजाइम रिएक्शन करते हैं वो एक सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ते हैं, 2 सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ते हैं। तो इनकी जो संरचना है मुख्यतः ग्लोबुलर शेप की होती है और एक्टिव स्थल इनमें पाए जाते हैं। कुछ एंजाइम होते हैं जिनमें एक्टिव साइट के अलावा भी कोई और साइट होती है जिसे एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। ठीक है, और ये एलोस्टेरिक जो स्थल होते हैं वो एंजाइम रेगुलेशन के लिए कार्य करते हैं, जिसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एंजाइम के वर्गीकरण और उसकी क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।